हेलो एवरीवन। हमारे आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ को देखने जा रहे हैं और ये वीडियो एक सीरीज़ का हिस्सा होने वाला है जिस पूरी सीरीज़ में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही रिलेटेड कुछ ऐसे केस लॉज देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम अपना पहला केस देखते हैं जो है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। 1919 का ये केस है और ये केस बात करता है इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति एक अग्रीमेंट करता है तो क्या उसका यह इंटेंशन है कि वो उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलना चाहता है। मतलब किसी वक्त पर क्या वो चाहता है कि उस एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जाए। ये इंटेंशन अगर उसका है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगर नहीं है तो वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और नेसेसरी एलिमेंट होता है। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं। In case of Balfour versus Balfour, 1919, Mr. Balfour and his wife went to England for a vacation, and his wife became ill and needed medical attention. They made an agreement that Mrs. Balfour was to remain behind in England when the husband returned to Ceylon, that is in Sri Lanka, and that Mr. Balfour would pay her £30 a month until he returned. This understanding was made while their relationship was fine. However, the relationship later soured and the husband stopped making the payments. The wife sought to enforce the agreement. Later, the parties separated and were divorced. The wife brought this action for money her husband had promised to pay to her but had failed to do so. क्या बोलता है ये फैक्ट्स? ये बोलता है कि 1919 में बेल्फर और बेल्फर, इसका मतलब ये है कि ये जो केस था वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में था, मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर। 1919 में वो लोग मतलब हस्बैंड एंड वाइफ वो इंग्लैंड गए एक वेकेशन पर, जहाँ पर उनकी जो पत्नी थी मिसेस बेल्फर वो बीमार पड़ जाती हैं और उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से वो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं कि जो मिसेस बेल्फर हैं मतलब जो वाइफ हैं वो इंग्लैंड में ही रुकेंगी और जो हस्बैंड है मिस्टर बेल्फर वो सीलोन वापस चले जाएंगे जो श्रीलंका में था। और साथ में ये एग्रीमेंट करते हैं कि जो मिस्टर बेल्फर मतलब हस्बैंड हैं वो वाइफ को मिसेस बेल्फर को हर महीने £30 पे करेंगे। कब तक? जब तक कि वो वापस इंग्लैंड नहीं आ जाते। ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो ऐसे टाइम पे हुआ था जब उनका जो रिलेशनशिप था वो अच्छा चल रहा था। हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप था वो अच्छा चल रहा था, लेकिन एक समय के बाद उनके रिलेशनशिप में खटास आ जाती है, उनके रिश्तों में दरार आ जाती है और जो हस्बैंड होते हैं मिस्टर बेल्फर वो जो पेमेंट का उन्होंने प्रॉमिस किया था £30 a month का वो पेमेंट करना बंद कर देते हैं। जो वाइफ होती है उस वक्त वो उन्होंने चाहा कि वो जो एग्रीमेंट था £30 a month का उसको वो इन्फोर्स करा सकें लॉ के थ्रू। बाद में वो पार्टी सेपरेट हो जाती है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं, वो डिवोर्स ले लेते हैं और उसके बाद जो वाइफ होती है मिसेस बेल्फर वो एक सूट लाती हैं। किसके लिए? उन पैसों के लिए जो उनके हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो उनको पे करते रहेंगे जब तक कि वो वापस इंग्लैंड नहीं आ जाते, £30 a month का। अब इसमें जो इश्यूज थे केसेस के वो क्या थे? इश्यूज ये थे द कंटेंशन ऑफ द अपेलेंट, मतलब जो जिनने अपील की थी जिस पार्टी ने उसने क्या इश्यूज रेज किए थे। उन्होंने बोला था कि ये एक परफेक्ट एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, इसलिए इसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है। जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने कहा था कि जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो सोशल था नेचर में, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और जो तीसरी और जो सबसे मेन बात थी, मेन इशू था वो था वॉज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर वैलिड इन नेचर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर के बीच में उसका वैलिड नेचर था या नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता या नहीं बनता। तो ये चीज़ें इस केस में डिसाइड की गई थी। इसका जजमेंट क्या आया था? जजमेंट ये था द अग्रीमेंट वॉज प्योरली सोशल एंड डोमेस्टिक इन नेचर
and characteristic, and therefore it was presumed that the parties did not intend to be legally bound. मतलब कोर्ट ने ये बोला था कि जो ये अग्रीमेंट था इसका नेचर केवल सोशल और डोमेस्टिक था, मतलब एक सामाजिक और घरेलू एक प्रकार का नेचर था इसका, इस एग्रीमेंट का, और उसका कैरेक्टरिस्टिक भी घरेलू और डोमेस्टिक था। और इस कारण ये प्रिज्यूम किया गया था कि जो पार्टीज थी वो किसी भी तरीके से ये इंटेंशन नहीं रखती थी कि इस एग्रीमेंट लीगली बाउंड किया जाएगा, मतलब लीगली परस्यू किया जाएगा, इसको किसी तरीके से लीगली इन्फोर्स कराया जाएगा। ये कोर्ट ने प्रिज्यूम किया था। उसके बाद कोर्ट ने ये बोला था, अग्रीमेंट्स मेड बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ टू प्रोवाइड कैपिटल्स आर जनरली नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज जनरली द पार्टीज डू नॉट इंटेंड दैट दिस शुड बी अटेंडेड बाय लीगल एंड्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी हस्बैंड और वाइफ जब किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं, चाहे वो पैसे के लेन देन के बारे में ही क्यों ना हो, तो वो ये इंटेंशन नहीं रखते कि इस जो एग्रीमेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परस्यू किया जाए, क्योंकि उनका कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता कि वो इस पूरे मैटर को लीगल तौर पे परस्यू करेंगे, मतलब लॉ के थ्रू इसमें आगे जाना चाहेंगे, लॉ के थ्रू इसको इन्फोर्स कराना चाहेंगे। Even though there may be present what would amount to consider if it had occurred between different parties। मतलब ये है कि अगर दूसरी पार्टीज इस जगह पर होती, सेम एग्रीमेंट करती, तो ये जरूर इंटेंशन हो सकता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ थी तो जनरली ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो एग्रीमेंट है उसका लीगल नेचर नहीं है, लीगली बाइंडिंग बनाने का उनका इंटेंशन नहीं था। द बेल्फर लॉ मोस्टली मूव्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल इंटेंशन एज अ बेसिक एंड मोस्ट नेसेसिटी टू वैलिडेट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका ये है कि जो बेल्फर लॉ है वो बेसिकली बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल इंटेंशन के बारे में, और वो बोलता है कि जो लीगल इंटेंशन है वो एक बेसिक है और बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है किस चीज़ के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। अगर लीगल इंटेंशन नहीं है तो किसी भी स्थिति में वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो डोमेस्टिक या सोशल नेचर का हो सकता है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। थैंक यू।